हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने LLP वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। LLP में लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, एडवांटेजेस ऑफ LLP कि LLP के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम लोग इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इनकॉर्पोरेशन मीन्स कह सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। तो LLP के रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे हम लोग आज। LLP को रजिस्टर कराने के लिए क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। ठीक है जी, तो देखो स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं सेक्शन 11 में। क्या कहता है सेक्शन 11 कि देखो LLP को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए कम से कम 2 और मोर पर्सन्स चाहिए। ये तो हम लोगों को पता ही है। LLP बनाने के लिए कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? 2 पार्टनर चाहिए और प्लस 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर भी चाहिए। ये हम लोगों ने सेक्शन 7 में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो 2 + 2 = 4। और ऐसा भी हो सकता है जो मिनिमम 2 पार्टनर है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो। तो इसका मतलब कम से कम 2 पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए। वही 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो, नॉर्मल पार्टनर भी हो, यही बात चल जाएगी यहाँ। तो 2 + 2 = 4 होना ज़रूरी नहीं है, 2 से काम चल जाएगा। तो कम से कम कितने पार्टनर चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा। और किस लिए बनाएंगे आप LLP? सिर्फ और सिर्फ लॉफुल बिजनेस के लिए, किसी भी अनलॉफुल बिजनेस के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, और विद अ व्यू टू प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एक्टिविटी होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। इट मीन्स चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप LLP नहीं बना सकते। चैरिटेबल पर्पज़ के लिए आप LLP नहीं बना सकते, राइट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में वो दोनों पार्टनर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में दोनों अपना नाम लिखेंगे और वो इनकॉर्पोरेशन फाइल कर देंगे आप किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कौन से रजिस्ट्रार के पास? रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द LLP इज टू बी सिचुएटेड। तो जिस स्टेट में आप LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस बनाएंगे उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे, राइट। तो जैसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में बनाना चाहते हैं तो दिल्ली वाले रजिस्ट्रार के पास फाइल करें, मुंबई में बनाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र वाले रजिस्ट्रार के पास फाइल करें। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे आप अलोंग विद सच फीस भी देंगे साथ में। कितनी फीस? जो प्रेस्क्राइब्ड होगी। आपको फीस एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। डन। और साथ में एक स्टेटमेंट भी फाइल करेंगे आप। सेक्शन 11(1)(c) कह रहा है आपको एक स्टेटमेंट भी फाइल करना है। क्या स्टेटमेंट फाइल करना है? और देखो ये स्टेटमेंट ना किसके थ्रू फाइल करेंगे आप, मतलब इनसे लेंगे आप ये स्टेटमेंट। किन से? या तो एडवोकेट से, या CS से, या CA से, या कॉस्ट अकाउंटेंट से, हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ LLP। इनसे आप एक स्टेटमेंट फाइल लेंगे और रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, है ना। तो स्टेटमेंट लेंगे किन से? इन लोगों से लेंगे। और किसको फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। डन। और देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मीन्स जो प्रोफेशनल्स हैं ना, कौन? एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट, एक तरह से ये उस स्टेटमेंट में क्या लिख के दे रहे हैं? दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, कि इस एक्ट प्लस रूल्स के सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं। वो ये लिख के दे रहे हैं इस स्टेटमेंट में। और रजिस्ट्रार क्या करेगा? इसी स्टेटमेंट पे विश्वास करके आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा, राइट। जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप फाइल कर रहे हैं, देखो दैट शैल बी किस फॉर्म में होना चाहिए? प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म नंबर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए। उसमें LLP का नाम भी लिखा होना चाहिए। LLP का नाम कौन सा लिखोगे? जो आप ऑलरेडी अप्रूव करा चुके होंगे रजिस्ट्रार से। तो इसका मतलब सबसे पहले तो नाम ही अप्रूव कराना पड़ेगा आपको LLP का। तो पहले नाम अप्रूव कराओ, फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना। उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में LLP का नाम भी लिखना, कौन से वाला? जो अप्रूव हो चुका है। और उसी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ स्टेटमेंट भी जाएगा। वो स्टेटमेंट आप किससे ले रहे हो? CA, CS, CWA, एडवोकेट से, कि भाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल हो चुकी हैं। LLP एक्ट प्लस रूल्स में जो भी कुछ लिखा है दैट हैज़ बीन कंप्लाइड विद, राइट। साथ में आप स्टेट भी बताएंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। कौन सा स्टेट? कि जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। कंपनी का कह रहा हूँ, सॉरी, LLP का, राइट। तो स्टेट भी बताएंगे जहां प्रपोज्ड बिजनेस रहेगा LLP का। स्टेट का नाम ये भी बताएंगे
और साथ में एड्रेस भी बताएंगे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी का, राइट। साथ में स्टेट द नेम एंड एड्रेसेस, नाम और एड्रेस भी बताएंगे किसका, पार्टनर्स का, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस भी बताओगे, राइट। साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम और एड्रेस भी बताओगे। तो ये वाले पार्टनर्स कौन से हुए, नॉर्मल वाले। ये वाले पार्टनर्स कौन से हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो अगर आपकी फर्म में है ही 2 पार्टनर, वही डेजिग्नेटेड है वही नॉर्मल है, तो सिर्फ उन्हीं का नाम और एड्रेस बता देना। बट अगर 2 + 2 = 4 है तो दोनों का बताना है, नॉर्मल पार्टनर्स का भी नाम और एड्रेस और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का भी, राइट। और इसी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन भी देनी है विच में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है जी। इफ एनी पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबाउ, कि जो स्टेटमेंट की हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, CA, CS, CWA एडवोकेट से लेना है, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट देता है, राइट, और डजंट बिलीव टू बी ट्रू, और उसके बाद भी दे देता है, तो शैल बी पनिशेबल, मतलब एक तरह से प्रोफेशनल्स पे पेनल्टीज लग रही हैं ये, राइट। कितनी पेनल्टी लगेगी, इनको जेल भी हो सकती है 2 साल तक की, एंड फाइन भी लग सकता है। कितना, 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 12 में क्या कहना चाहता है, देखो सेक्शन 12 में वो ये कहेगा कि अगर आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल कर दिए ड्यूली कंप्लीटेड, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, और आपका फर्म एलएलपी क्या मानी जाएगी, रजिस्टर्ड मानी जाएगी, बस। और क्या है, ये लिखा होगा, देखो चेक कर लेते हैं। सेक्शन 12 क्या कहता है, व्हेन द रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड बाय क्लोज बी एंड क्लोज सी। क्लोज बी में क्या लिखा था, क्लोज बी में बात थी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की, राइट। क्लोज सी में क्या लिखा था, सेक्शन 11 के ना, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11 के क्लोज सी में क्या लिखा था, इसमें बात थी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट किससे ले रहे थे आप, CA, CS, CWA एडवोकेट, राइट, इनसे स्टेटमेंट ले रहे थे आप। मीन्स अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स भी फाइल हो गए और स्टेटमेंट भी फाइल हो गया इन लोगों से जो लिया था आपने, तो उसके बाद क्या होगा, जो रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days, 14 दिन के अंदर अंदर। समझ रहे हैं, रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा, एक बार मैन्युअली चेक कर लेगा, अगर उसको लगता है एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेगा, फिर रजिस्टर कर देगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को, एंड एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा आपको, किसको, एलएलपी को, दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। तो 14 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्टर कर देगा, प्लस आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, जो कि इस बात का प्रूफ है दैट एलएलपी हैज़ बीन रजिस्टर्ड। ठीक है। सब सेक्शन 2 में क्या कह रहा है, सेक्शन 12 के वही कहना चाह रहा है कि जो स्टेटमेंट आपने फाइल किया था ना, CA, CS, CWA एडवोकेट से लेके, रजिस्ट्रार तो उसको क्या मान के चलेगा, सफिशिएंट एविडेंस मान के चलेगा दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, सफिशिएंट एविडेंस मान के चलेगा दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। तो वो तो ये सोच रहा है भाई, जब प्रोफेशनल ने लिख के दे दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो मान लेगा सब कुछ ठीक ठाक है, और आपकी एलएलपी को रजिस्टर कर देगा और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। इट मीन्स अगर बाद में कुछ गड़बड़ निकलती है तो प्रोफेशनल गया काम से, फिर वो जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, है ना। चलो जी, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, थर्ड सब सेक्शन में, सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लोज बी, कि जो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट इशू कर रहा है ना, ये वाले क्लोज बी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ठीक है। तो क्लोज बी में जो सर्टिफिकेट इशू किया ना रजिस्ट्रार ने, शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार, उसको रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी होंगे और रजिस्ट्रार के ऑफिस की सील भी लगी होगी, ऑफिशियल सील भी लगी होगी उस पर। और ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने दिया है रजिस्ट्रार ने, दैट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूसिव एविडेंस। इस कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है दैट यू कैन नॉट प्रूफ कॉन्ट्रैरी। मीन्स कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है हम तो मान लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैरी भी प्रूव नहीं कर सकते।
इट मीन्स अगर एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया तो कोई उसकी वैलिडिटी को ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। अगर सामने वाले ने प्रूव कर दिया ना कि सर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, तब भी वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। इट मीन्स एविडेंसेस ना दो तरह के होते हैं, सुनो मेरी बातें को ध्यान से। एविडेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमा फेसी एविडेंस, एक होता है कंक्लूसिव एविडेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है? प्राइमा फेसी एविडेंस एंड कंक्लूसिव एविडेंस में क्या डिफरेंस है? प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है कि हम मान लेंगे ऑन द फेस ऑफ इट हम ये मान लेंगे दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम ये मान लेंगे एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, मान लेंगे सब कुछ ठीक ठाक है। बट कॉन्ट्रेरी कैन बी प्रूव्ड, कॉन्ट्रेरी कैन बी प्रूव्ड, इसका क्या मतलब है? आप प्रूव कर सकते हैं कॉन्ट्रेरी, मीन्स अगर आपने प्रूव कर दिया, थर्ड पार्टी ने प्रूव कर दिया कि सर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ गलत है, तो फिर वो गलत माना जाएगा। बट कंक्लूसिव एविडेंस में क्या होता है? इसमें ये कहना चाह रहा है कंक्लूसिव एविडेंस में दैट कॉन्ट्रेरी कैन नॉट बी प्रूव्ड, कॉन्ट्रेरी कैन नॉट बी प्रूव्ड, कि अगर प्रूव हो भी गया ना सब कुछ गलत है तो भैया वो गलत ही चलेगा। तो आप ऐसे समझ के चलो जैसे लाइक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार ने जो इशू किया अभी आपको, वो क्या है? कंक्लूसिव एविडेंस है, और रजिस्ट्रार ने ना उसमें गलत डेट डाल दी, ठीक है? तो मान लो आपकी जो एलएलपी है वो रजिस्टर्ड तो हुई है जुलाई में, बट रजिस्ट्रार ने डेट डाल दी गलती से जून की, और ये कोर्ट में प्रूव भी हो गया कि सर ये डेट गलती से डाल दी रजिस्ट्रार ने, अदरवाइज तो कंपनी ये एलएलपी कब रजिस्टर्ड हुई है? जुलाई में रजिस्टर्ड हुई है, बट रजिस्ट्रार ने गलती से क्या डाल दिया? जून डाल दिया। तो कोर्ट ये कह रहा है भैया वो जून से ही चलेगा। अब ये माना जाएगा कि एलएलपी कहाँ से रजिस्टर्ड है? जून से ही रजिस्टर्ड है, एक महीना पहले से ही रजिस्टर्ड है। तो गलत डेट अगर डाल दी तो वो गलत डेट ही चलेगी। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब ये है, ठीक है? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। डन। तो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा कि आरओसी एक बार इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को मैन्युअली चेक कर लेगा और उसको लगता है सब कुछ ठीक ठाक है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगा, और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या होगा? कंक्लूसिव एविडेंस होगा। और कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा वो आपको? विद इन 14 डेज, राइट? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, सेक्शन 13 में आते हैं। क्या कह रहे हैं देखो सेक्शन 13, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस। कहते हैं हर एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस? भाई एक बात सोचो ना, जो रजिस्ट्रार है वो जितने भी नोटिस भेजेगा, कम्युनिकेशन भेजेगा, वो सब कहाँ भेजेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ब्रांचेस पे थोड़ी भेजेगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस तो बताओगे नहीं बताओगे एलएलपी उसको, आरओसी को, रजिस्ट्रार को, राइट? तो एक बात सोचो कि एड्रेस तो तब बताओगे ना जब आपने रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन किया होगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भैया रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए एलएलपी का, और रजिस्ट्रार को बताना भी है उसका एड्रेस, है ना? सबसेक्शन 2 में आते हैं जी। सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि अगर आप एलएलपी पे कोई भी नोटिस सर्व करना चाहते हैं, लाइक जैसे रजिस्ट्रार है वो कोई नोटिस सर्व करना चाहता है एलएलपी को, तो वो कहाँ सर्व करेगा? इट मे बी सर्व्ड ऑन एलएलपी और पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर देयर ऑफ बाय सेंडिंग इट बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। तो क्या कहना चाह रहा है? बाय पोस्ट भेज दो अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब एक तरह से जहाँ एक्नॉलेजमेंट भी हो कि आपने नोटिस भेजा है या कम्युनिकेशन भेजा है एलएलपी को, राइट? या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, या फिर एनी अदर मैनर एज में भी प्रेस्क्राइब्ड से भी भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। किसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे? एलएलपी के। एंड any other address specifically declared by the LLP for that purpose। तो कहाँ भेजेंगे आप ये नोटिस या कम्युनिकेशन? रजिस्टर्ड ऑफिस पे एलएलपी के, और
किसी दूसरे ऑफिस पे भी भेजना जो स्पेशली डिक्लेयर्ड है, एलएलपी ने किया हुआ है कि भाई ये नोटिस इस जगह भेजना है आपको, तो उस जगह भेजना। फिर जनरली तो कहाँ भेजेंगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस पे एलएलपी, राइट। ठीक है जी। तो एलएलपी अगर एड्रेस चेंज करना चाहती है रजिस्टर्ड ऑफिस का, एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा नए वाला एड्रेस है ना, इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। साथ में सबसेक्शन 4 में क्या कह रहा है, कहते हैं जी सबसेक्शन 4 में, सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में कि अगर आपने इस सेक्शन के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंशन किया तो पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी है, एलएलपी पे भी पेनल्टी है, एंड एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, कम से कम 2000 रुपये का फाइन है और मैक्सिमम 25,000 रुपये का फाइन है भाई। ठीक है जी यहाँ तक। तो देखो सेक्शन 14 क्या बता रहा है आपको, सेक्शन 14 बता रहा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। नंबर 1, शूइंग एंड बीइंग श्यूड, मतलब कि जो एलएलपी है अपने नाम से केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है आउटसाइडर पे, थर्ड पार्टी पे, और थर्ड पार्टी भी एलएलपी के नाम से सूट फाइल कर सकता है इस पे। नंबर 2, डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडीज कॉरपोरेट में लॉफुली डू, कहते हैं जो सब काम बॉडी कॉरपोरेट कर सकती है वो एलएलपी भी कर सकती है, एलएलपी भी एक तरह से बॉडी कॉरपोरेट ही बन जाएगी, राइट। नंबर 3, एलएलपी में हैव कॉमन सील, कॉमन सील भी रख सकते हैं ये उसके बाद। नंबर 4, जो एलएलपी है ये एक्वायर भी कर सकती है, ओन भी कर सकती है, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। प्रॉपर्टी को खरीद भी सकते हैं, एक तरह से बेच भी सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, राइट, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ये सब क्या होंगे, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। एक बार एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई तो ये सब बेनिफिट्स तो मिलेंगे एलएलपी को। ठीक है जी। सेक्शन 15 पे आते हैं, नाम की बात करते हैं, एलएलपी के नेम की बात करते हैं। तो देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आप एलएलपी को रजिस्टर कराएंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप नाम अप्रूव कराएंगे, एलएलपी का नाम रिजर्व कराएंगे, किससे, रजिस्ट्रार से, राइट। तो सबसे पहले केस में देखो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, एवरी एलएलपी शैल हैव। तो देखो यहाँ ना सेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सेक्शन 16 है रिजर्वेशन ऑफ नेम का, और सेक्शन 15 तो किसकी बात कर रहा है, नाम की बात कर रहा है। कह रहा है कि देखो नाम के साथ एलएलपी वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है, या तो एलएलपी फुल फॉर्म यूज़ करो आप, या फिर एब्रीविएशन यूज़ कर सकते हो एलएलपी, बट नाम के साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी यूज़ करना ज़रूरी है। सेक्शन 15 बोल रहा है ये बात। रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात तो कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, सेक्शन 16 में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में सेक्शन 15 क्या कह रहा हो, सेक्शन 15 ये कह रहा है कि नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अनडिज़ायरेबल, कि जब भी आप एलएलपी बनाएंगे तो जो नाम रखेंगे वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 15 बोल रहा है ये बात, अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए, किससे आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए, एनी अदर पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी और बॉडी कॉरपोरेट से, तो ना तो किसी पार्टनरशिप फॉर्म से मिलता जुलता होना चाहिए, ना एलएलपी से, ना किसी बॉडी कॉरपोरेट से, ना ही किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से भी मिलता जुलता नहीं होना चाहिए आपकी एलएलपी का नाम, और या फिर कोई ऐसा ट्रेडमार्क जिसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, पेंडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। समझते हैं बात। तो जैसे सेक्शन 16 में जब आप अप्लाई करेंगे ना अप्रूवल ऑफ नेम के लिए या रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार एक बार रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क से कंफर्म करेगा क्या, कि भाई इस नाम से या सिमिलर नाम से कोई ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन पेंडिंग तो नहीं है, और अगर एप्लीकेशन भी पेंडिंग है ट्रेडमार्क की तो भी रजिस्ट्रार आपको ये नाम अलाउ नहीं करेगा, ये कहना चाह रहा है वो। तो आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, किससे, ना एलएलपी से, ना पार्टनरशिप फॉर्म से, ना बॉडी कॉरपोरेट से, ना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, ना ही किसी ऐसे ट्रेडमार्क से जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है अभी, राइट। चलो जी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 16। ये किसकी बात कर रहा है, रिजर्वेशन ऑफ नेम की बात कर रहा है, कि
जब भी एलएलपी को रजिस्टर कराएंगे सबसे पहला काम क्या होगा आपका, नाम रिजर्व कराएंगे, नाम अप्रूव कराएंगे, किससे, रजिस्ट्रार से। डन। और नाम को रिजर्व कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में, राइट, इन सच फॉर्म एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और साथ में प्रेस्क्राइब्ड फीस भी देंगे। किसको फाइल करेंगे आप ये एप्लीकेशन, रजिस्ट्रार को, फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, राइट, ठीक है। तो क्लोज ए में तो बात कर रहा है, देखो न्यू कंपनी की है, क्लोज ए में तो बात कर रहा है किसकी, न्यू कंपनी की, और क्लोज बी में बात कर रहा है देखो एग्जिस्टिंग कंपनी की। मीन्स, सॉरी मैं कंपनी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ, ये कंपनी नहीं भाई एलएलपी है, सिमिलर से प्रोविज़न है ना, इसलिए कंपनी बीच बीच में याद आ जाता है। तो न्यू एलएलपी के बीच में क्लोज ए चल रहा है, एग्जिस्टिंग एलएलपी के बीच में एग्जिस्टिंग एलएलपी के लिए क्लोज बी चल रहा है, राइट। तो मीन्स अगर नया एलएलपी बना रहे हो तो क्लोज ए में क्या बताओगे आप आरओसी को, इसको रजिस्ट्रार को, कि हम ये नाम रखना चाहते हैं। और अगर पुरानी एलएलपी है तो इसका मतलब एलएलपी का आप नाम चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में न्यू नेम बताएंगे आप, फिर से नाम चेंज करोगे तो नया नेम तो बताओगे ना रजिस्ट्रार को, कि सर ये वाला नया नाम रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, राइट, जो भी है। डन। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, किसको, रजिस्ट्रार को, अलोंग विद प्रेस्क्राइब्ड फीस, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई है, कन्विंस्ड है कि ये नाम आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर नहीं है, राइट, तो वो क्या करेगा, he will reserve the name for a period of 3 months from the date of intimation by registrar। तो जिस डेट को रजिस्ट्रार इंटीमेट करेगा ना आपको, वहाँ से 3 महीने के लिए नाम रिजर्व हो जाएगा। इसका मतलब अगले 3 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, अगर नई एलएलपी है तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, पुरानी एलएलपी है तो नाम चेंज करने के लिए भी तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा ना, वो पूरा प्रोसीजर 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और मान लो आज 3 महीने ख़त्म हो गए, अभी तक आपने एलएलपी को रजिस्टर कराया नहीं, या फिर नाम चेंज करने का जो प्रोसीजर था पूरा वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 3 महीने के बाद ये जो रिजर्व कराया था ना आपने नाम, ये भी आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। 3 महीने बाद आपको नाम फिर से रिजर्व कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। समझते हैं बात। तो ये जो नाम रिजर्व होगा मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही होगा, ये बात याद रखना। डन। चलो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन 17 में क्या कह रहा है, तो देखो जो सेक्शन 17 है ना, वो चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी की बात कर रहा है। मीन्स एक तरह से रेक्टिफिकेशन की बात हो रहा है, बात कर रहा है ये। मीन्स अगर आप गलती से आपके एलएलपी का नाम किसी दूसरी एलएलपी से मिलता जुलता हो गया या फिर अनडिज़ायरेबल हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू करेगी आपको। क्या कहते हैं देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15 एंड सेक्शन 16। तो नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड अंडर सेक्शन 15 एंड 16। इट मीन्स सेक्शन 17 प्रीवेल करेगा किस पे, सेक्शन 15 एंड 16 पे। क्या कह रहा है सेक्शन 17, कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट एलएलपी हैज़ बीन रजिस्टर्ड वेदर थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज, कि भाई चाहे तो गलती से चाहे जानबूझ के, अगर एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई अंडर अ नेम विच इज़ रेफर्ड टू इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, मतलब अनडिज़ायरेबल नेम से रजिस्टर्ड हो गई, या फिर किसी ऐसे नेम से रजिस्टर्ड हो गई जो कि आइडेंटिकल है या रिजेंबल करता है, मतलब सिमिलर है, किससे आइडेंटिकल है या सिमिलर है, अदर एलएलपी से, बॉडी कॉरपोरेट से, फॉर्म से, राइट, जिससे पब्लिक कंफ्यूज होगी। क्या कंफ्यूज होगी कि भाई दोनों एलएलपी एक ही हैं या दोनों ग्रुप एलएलपीज हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन इशू कर सकता है, ठीक है ना। तो आपकी एलएलपी का नाम मिलता जुलता हो गया किसी दूसरी एलएलपी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको डायरेक्शन देगी कि भैया नाम चेंज करो आप अपना, राइट, और आपको वो नाम चेंज करना पड़ेगा कितने दिन के अंदर अंदर, कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन 3 मंथ्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी तो भैया अगले 3 महीने के अंदर अंदर उसकी डायरेक्शन को कंप्लाई विद कर लेना, मीन्स एलएलपी का नाम चेंज कर देना। और अगर आपने नहीं किया तो फिर पेनल्टीज़ हैं। तो देखो कितनी पेनल्टीज़ हैं, अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट की डायरेक्शन को कंप्लाई विद नहीं करोगे तो सब सेक्शन 2 में पेनल्टीज़ दी हैं सेक्शन 17 के, राइट।
और ये पेनल्टीज जो हैं देखो एलएलपी पे भी लग रही हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी लग रही हैं। एलएलपी पे कितनी पेनल्टी है? 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन है। और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उस पर कितनी पेनल्टी है? 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का फाइन है। और वैसे देखो पेनल्टीज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फाउंडेशन लेवल पे वो भी हो, ठीक है। इंटर और फाइनल लेवल पे तो फिर भी पूछ सकते हैं, बट फाउंडेशन लेवल पे छोड़ भी सकते हैं। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर एग्ज़ाम में आ गई तो मुझे ब्लेम करें। आप याद कर सकते हैं तो इट्स ऑल द मोर गुड। डन। चलो जी, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी पे आते हैं। एलएलपी को रजिस्टर कराना है तो क्या स्टेप फॉलो करने? सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? सोचो भाई, नाम अप्रूव कराओगे रजिस्ट्रार से, जैसे अभी हम लोग बात कर भी रहे थे। तो फर्स्ट स्टेप टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी इज़ द रिजर्वेशन ऑफ नेम। नाम रिजर्व कराएंगे और उसके लिए आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? ई फॉर्म 1। ई फॉर्म 1, राइट। किस चीज़ के लिए ई फॉर्म 1? रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। उसके बाद क्या होगा? आफ्टर रिजर्विंग द नेम यूज़र हैज़ टू फाइल ई फॉर्म 2। तो एक बार नाम रिजर्व हो जाए, नाम अप्रूव हो जाए, तो उसके बाद कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे आप? ई फॉर्म 2। ई फॉर्म 2 किस लिए यूज़ हो रहा है? इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू एलएलपी, न्यू एलएलपी को रजिस्टर कराने के लिए। इस ई फॉर्म 2 में क्या डिटेल्स हैं? इसमें डिटेल्स आपकी एलएलपी की भी हैं, पार्टनर्स की भी डिटेल्स हैं सारी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की भी डिटेल्स हैं, एंड कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है। जब आप नई एलएलपी बनाएंगे तो जो नॉर्मल पार्टनर्स हैं प्लस डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं वो अपनी कंसेंट लिख के देंगे कि हाँ सर, मैं इस एलएलपी का पार्टनर अपने फुल कंसेंट से बन रहा हूँ, किसी के एंटी इन्फ्लुएंस या प्रेशर में नहीं बन रहा हूँ। तो मीन्स पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कंसेंट भी जाएगी ई फॉर्म 2 के साथ। चलो जी, ई फॉर्म 2 जब आप फाइल कर देंगे, किस लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी के लिए। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो रजिस्ट्रार एक बार माइन्यूटली चेक कर लेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, दैट एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर है या नहीं है। और देखो ई फॉर्म 2 के साथ याद रखना वो स्टेटमेंट भी जाएगा, जो स्टेटमेंट आप CA, CS, CWA, एडवोकेट से लेते थे, जिसमें वो लिख के दे रहे थे। क्या लिख के दे रहे थे? कि भाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल हो चुकी हैं, प्लस LLP एक्ट 2008 और रूल्स देयरऑफ हैव बीन कंप्लाइड विद। अब इन सब पे विश्वास करके रजिस्ट्रार क्या करेगा? आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। तो उस डेट से आपकी LLP क्या मानी जाएगी? रजिस्टर्ड। और उसके बाद क्या होगा? देखो LLP तो रजिस्टर्ड हो गई। अब उसके बाद जो LLP की इंटरनल वर्किंग है दैट इज़ गवर्न्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स लोग क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक डीड एग्जीक्यूट करेंगे। किस चीज़ की? LLP एग्रीमेंट की, राइट। ठीक है जी। तो एक डीड एग्जीक्यूट करेंगे LLP एग्रीमेंट की। और क्या कह रहा है? देखो एग्जीक्यूशन ऑफ LLP एग्रीमेंट इज मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23। कहता है सेक्शन 23 क्या कह रहा है? LLP एग्रीमेंट मेंटेन करना ज़रूरी है। बट जब हम ये सेक्शन 23 पढ़ेंगे ना, वो खुद बोलता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। मीन्स वही कहना चाह रहा है सेक्शन 23 क्या बोलता है? वो खुद बोल रहा है कि भाई एक्ट में अगर अदरवाइज प्रोवाइडेड है तो फिर वो अदरवाइज ही चलेगा, राइट। और LLP एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि भाई वैसे तो पार्टनर्स लोग आपस में एक एग्रीमेंट बनाएंगे, बट अगर उन्होंने नहीं बनाया तो म्यूचुअल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस कौन से वाली चलेंगी? म्यूचुअल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस कौन से वाली चलेंगी? शेड्यूल 1 वाली चलेगी। LLP एक्ट खुद बोलता है ये बात, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या निकला कि अगर पार्टनर्स लोग आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो डीड एग्जीक्यूट कर लें। और अगर ऐसा कोई उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, डीड एग्जीक्यूट नहीं की, तो फिर तो शेड्यूल 1 के म्यूचुअल राइट्स एंड ओब्लिगेशंस चलेगी। डन। तो अगर उन्होंने एग्रीमेंट बनाया तो रजिस्ट्रार को फाइल करना भी है वो एग्रीमेंट। किस फॉर्म में फाइल करेंगे आप ये LLP एग्रीमेंट? किस फॉर्म में फाइल करेंगे? देखो ई फॉर्म 3 में ये दिया है इसने। LLP एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन फॉर्म 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। तो जिस डेट को LLP इनकॉर्पोरेट हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, उसके अगले 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करो? इस LLP एग्रीमेंट की कॉपी फाइल करो ई फॉर्म 3 में, राइट। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP।
3 फॉर्म पढ़े हैं, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 1 में आप क्या करते थे, नाम अप्रूव कराते थे रजिस्ट्रार से, कितने दिन के लिए रिजर्व होता था, 3 महीने के लिए। उसके बाद आप क्या करते थे, ई फॉर्म 2 फाइल करते थे इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए, राइट। और उसके बाद जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता था तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता था। उसके बाद आप क्या करते थे, 30 दिन के अंदर अंदर, किसके 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के, ठीक है जी। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करते थे, एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करेंगे। कौन सा एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स लोग आपस में एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर उन्होंने इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया तो फिर तो शेड्यूल 1 में जो म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखे हुए हैं वो चलेंगे। डन। तो ठीक है जी, आज हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस, सेक्शन 22 ऑनवर्ड्स। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।